नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ ही देर पहले आगामी कानून व्यवस्था और त्योहारों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की है। बैठक में प्रदेश के तमाम मंडलायुक्त, डीएम, एडीजी, सीपी, आईजी, एसएसपी, एसपी, नगर आयुक्त शामिल हुए, जिनमें ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली को क्रियान्वित करने के निर्देश, बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन, अग्निशमन विभाग में जो खाली पद हैं उनको भरे जाने के और अधिकारियों की तैनाती सहित कई निर्देश साझा किए गए हैं। साथ ही आगामी स्वाधीनता दिवस के आयोजन को गरिमामय रूप से आयोजित किए जाने पर भी मंथन हुआ है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए ये बेहद खास है और अहम भी। सभी ने कमर कस रखी है, सभी की कोशिश कि किसी तरीके से बीजेपी को हराया जाए, क्योंकि अब तक के नतीजे भी कुछ ऐसे ही रहे हैं। बीजेपी ने अभी से मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कमान फिर से संभाली है पीएम नरेंद्र मोदी ने। यही वजह है कि पीएम एक हफ्ते में 2 बार यूपी का दौरा करने वाले हैं। इसी कड़ी में कल यानी कि 7 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर आएंगे। इस दौरान काशीवासियों को पीएम मोदी 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री के कल वाराणसी आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। मैं इस वक्त रुद्राज कन्वेंशन सेंटर पे हूं, जहां प्रधानमंत्री को आना है। यहां पे जो शिक्षा अखिल भारतीय शिक्षा समागम है, जो शिक्षा नीति 2020 है, इसको जो है उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। कहीं न कहीं ये काफी महत्व रखता है शिक्षा के दिशा की ओर। वहीं दूसरी तरफ अक्षय पात्र योजना, काशी में लगभग 50,000 छात्रों के लिए जो भोजन की व्यवस्था होगी, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके तदोपरांत प्रधानमंत्री ठीक मेरे पीछे सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्टेडियम है, जहां प्रधानमंत्री स्टेडियम में 20,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं लगभग 20 नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों से वार्ता भी 10 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री की रूपरेखा की तैयारी की बात की जाए तो काशी आगमन को लेकर काशी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री के द्वारा इस बार भी लगभग 1800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होना है, लोकार्पण होना है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जब भी अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं, काशी की जनता को कुछ दे जाते हैं। और इसमें एक बड़ी चीज देखने को और मिल रही है कि मिशन 2024 भी कहीं न कहीं नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम बुधवार की सुबह ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीन फातिमा को ईडी ने समन जारी किया हुआ था। दोनों को 15 जुलाई से पहले राजधानी स्थित जोनल मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस दौरान पूछताछ के बाद बाहर निकले अब्दुल्ला आजम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ईडी ने उन्हें तलब किया था और ईडी ने जो कुछ भी उनसे सवाल पूछा, उन्होंने बेबाकी से उसका जवाब भी दिया है और आगे भी जब भी बुलाएगी तो वो आएंगे। तो वहीं जांच में सहयोग करने की बात भी उन्होंने कही है। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर अब्दुल्ला आजम ने कहा कि हमारे ऊपर तो भैंस चोरी और बकरी चोरी जैसे भी इल्जाम लगाए गए थे, क्या वो इल्जाम सही साबित हुए? बबलू भाई आईडी नीचे कर लो यार। अब देखिए वो तो ऊपर जो लोग बैठे हैं वो बेहतर बता सकते हैं। तो बुलाया आईडी तुम नीचे करो भाई, किसी की आईडी नहीं दिख रही। आईडी मुझसे है भाई, नीचे रख लो। आज 6 घंटे तक दोबारा कब बुलाया है? कल आऊंगा। कल दोबारा आएंगे क्या? आपकी माँ भी कल आ सकती है दोबारा? अब ये मैं बाद में बताऊंगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में उनकी नई भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राष्ट्रीय राजधानी के सियासी गलियारों में भी सुगबुगाहट है। तो वहीं यूपी के रामपुर से ताल्लुक रखने वाले मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 7 जुलाई यानी कि कल खत्म हो रहा है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार और मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे को लेकर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद और मुख्तार अब्बास नकवी के सहयोगी जाने माने अशोक बाजपेयी ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और कहा है कि मुख्तार जी का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, इसलिए मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जहां तक उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का सवाल है तो निसंदेह मुख्तार एक मिलनसार नेता है। अगर वो उपराष्ट्रपति होते हैं तो उनका नेतृत्व हर किसी को स्वीकार होगा।
आज उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी की सियासत में भी सरगर्मी बढ़ चुकी है, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी का जो है कार्यकाल वो 7 जुलाई को खत्म हो रहा है, इस वजह से उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। लेकिन सुगबुगाहटें कुछ और है। इस पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी हैं। हम उनसे ही बात करते हैं उनके सहयोगी के बारे में। सर, आपका जनता टीवी पे स्वागत है। धन्यवाद। आज मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। कई तरह की सुगबुगाहटें लगाई जा रही हैं कि उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। देखिए, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बड़े महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन वो कर चुके हैं। राज्यसभा में उनका कार्यकाल कल तक के लिए था, तो एक नैतिक दायित्व था कि वो उससे पहले इस्तीफा दे देते। तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है। पार्टी उनकी सेवाओं को निरंतर जारी भी रखेगी और आगे क्या दायित्व उनको मिलेगा ये तो भविष्य पर निर्धारित है। लेकिन वो पार्टी के समर्पित व्यक्ति हैं, समर्पित नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी में उनका सर्वोपरि सम्मान है और हमेशा रहेगा। मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर उपराष्ट्रपति का जो भावी उम्मीदवार माना जा रहा है कि इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आडवाणी जी को देखा जाए, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा जाए, एक लंबा कार्यकाल एक मेन स्टेज में देखा जाता है मुख्तार अब्बास नकवी को भाजपा में। तो ऐसे में एक मुस्लिम चेहरा को लेकर तमाम तरह की कयासें लगाई जा रही हैं। देखिए, जहाँ तक योग्यता का सवाल है, मुख्तार अब्बास नकवी कहीं भी किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए सक्षम हैं। क्या दायित्व उनको पार्टी निर्धारित करती है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, यहाँ का संसदीय बोर्ड तय करता है। ये भविष्य की गर्त में है, लेकिन हम लोग अच्छी शुभकामनाएं हैं कि वो हमेशा देश की और समाज की पार्टी की सेवा करते रहें और महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते रहें। मुख्तार अब्बास नकवी का नुपुर शर्मा को लेकर इस समय सियासत गर्म है। आप देख रहे हैं इस समय किस तरीके के राष्ट्रीय राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश की भी सियासत को देख सकते हैं। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर आज अफसोस भी जताया है इस्तीफे के बाद। आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा, इसलिए उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अशोक वाजपेयी जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो एक मुस्लिम चेहरा ही नहीं बल्कि एक भाजपा के एक अच्छे और एक वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, और खास तौर पे उनका नेतृत्व हर किसी को स्वीकार होगा, उसमें कोई हरगिज किसी तरह का किसी को कोताही नहीं होगी। फिलहाल मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर जो उपराष्ट्रपति की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, अब उसमें देखना होगा कि क्या सच्चाई होता है। फिलहाल हम उनके नेतृत्व को स्वीकार करने से बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। कैमरा रियाज के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बुधवार को बुलंदशहर जिले के शाहपुर गांव पहुंचकर युवा पंचायत को संबोधित किया। पंचायत में उन्होंने 3 प्रस्ताव रखे। तीनों प्रस्तावों में किसानों की गिनती, अग्निवीर योजना अस्वीकार करना और नौकरी में नियुक्ति को लेकर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान मौजूद किसानों और अन्य लोगों ने हाथ खड़ा करके उन्हें अपना समर्थन दिया। आप आए हो, मेरे विश्वास पे नहीं आए। यहाँ काबिल नौजवानों को आशीर्वाद देने आए। ये इनकी ऊर्जा, ये इनकी ताकत, ये इनकी पहचान मजबूत रहे। ओ पुनीत, बना लो यार, चल जाएंगे। कहाँ बना रहे हो अनुभव? कहाँ है? आप तो दिन कर सकते हो। 100 तक तो मैं भी लगा लूंगा, उसके बाद रुकना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने टीवी पत्रकारों की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच में हुए टकराव को लेकर चिंता जाहिर की। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए। जब कानून का राज होगा तभी प्रदेश विकास कर पाएगा और लोग चैन की सांस ले पाएंगे। बसपा चीफ मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि फेक न्यूज, हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण, ये तमाम चीजों को लेकर ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई देश भर में काफी गंभीर रूप धारण कर चुकी है, जिसके तहत यूपी और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच में कल एक टीवी पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर हुआ टकराव मीडिया में सुर्खियों में बना रहा, जिसकी जबरदस्त चर्चा और चिंता की लहर भी है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि इस प्रकार के दुखद घटनाक्रमों से कानून का राज नष्ट होकर आम जनजीवन भी प्रभावित होता है। उसके प्रति सभी सरकारों को तटस्थ और गंभीर होकर काम करना चाहिए। वहीं लखनऊ में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने संभव व्यवस्था के तहत राज्य स्तरीय जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई में शिकायतकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया
और समस्याएं सुनी हैं। मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में जन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से होना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देश भी दिए हैं। मंत्री जी ने अफसरों से कहा कि पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया जाए। विभाग में ये सेवा पहली बार हम लोगों ने उपलब्ध कराई। आप लोगों ने 1090 और इस तरह की 1912 हमारे बिजली विभाग में चलता है, 1090 महिला हेल्पलाइन है। इस तरह की जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनके लिए ये व्यवस्था थी। और 1533 हमारे नगर विकास, मान लीजिए आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि कहीं न भरे, लेकिन मुरादाबाद के मेयर साहब बैठे हैं, अगर उनके मुरादाबाद में कहीं पानी भर गया और किसी नागरिक ने शिकायत की 1533 पे, तो उसको आसानी से हम लोग उस शिकायत को हम दर्ज कर पाएंगे। उस पर जो भी करना होगा हम आवश्यक कार्रवाई कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज देवरिया पहुंचे हुए थे, जहां वो कई सरकारी कार्यक्रमों में शरीक हुए। इस दौरान टाउन हॉल में उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर लिखी पुस्तक का विमोचन भी किया। तो वहीं विकास भवन में पहुंचकर दिव्यांगों को फूल माला पहनाकर उन्हें ट्राईसाइकिल वितरित की है। उसके बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विकास भवन में जिला स्तर अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विकास कार्यों की समीक्षा की और कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। देश में एक परिवर्तन आया है, लोगों के सोच में बदलाव आया है, काम करने की जो प्रेरणा है उसमें परिवर्तन लोगों को आया है और सभी की सोच बदली है, राजनीतिक क्षेत्र में भी और अधिकारियों के भी क्षेत्र में, कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है गरीब तक पहुंचाना चाहिए। उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा पूरा मंत्रिमंडल और अधिकारीगण करते हैं कि गरीब के पास वह योजना का लाभ पहुंचे। प्रतापगढ़ जिले के एमसीए बीसीए ने 9 शिक्षिकाओं को बर्खास्त कर दिया। अब ये क्यों हुआ है ये भी समझिए। ये शिक्षिकाएं असल में फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी कर रही थीं। उनके इस फर्जीवाड़े का खुलासा विभाग के ऑनलाइन और ऑफलाइन सत्यापन के दौरान हुआ। इनका चयन 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था। 16 अक्टूबर 2020 को इन्होंने ज्वाइनिंग की थी, तैनाती मिल गई थी इनको। सबसे बड़ी बात यह भी है कि मामला उजागर होते ही ये तमाम शिक्षिकाएं रफूचक्कर हो गई हैं। कहां गायब हुई किसी को पता नहीं। फिलहाल बीसीए भूपेंद्र सिंह ने इन फर्जी शिक्षिकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बीसीए की कार्रवाई से शिक्षक विभाग में कहीं ना कहीं हड़कंप भी मचा हुआ है। बीसीए ने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी मिलेगा उन पर सख्त कार्रवाई होगी। 2032 से जुड़ी हुई शिक्षिकाएं थी, जिनकी काउंसलिंग के बाद ऑनलाइन सत्यापन में मामला आया कि उनका सर्टिफिकेट है वो फर्जी है और उसके बाद उनकी वेतन जो रोक लगा दिया गया था, उनको वेतन नहीं दिया गया। फिर ऑफलाइन सत्यापन के लिए भेजा गया था पत्र वहाँ पे, तो उसमें समय लगा। उसी दौरान मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई और ये मामला संज्ञान में आया मेरे। 2 साल के बाद हो रहे मुनिया पूर्णिमा मेले में इस बार करोड़ों की भीड़ पहुंच सकती है। जहां रेलवे में भक्तों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली है, तो वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने 1500 बसें मथुरा और गोवर्धन के लिए लगाई हैं। परिवहन विभाग ने इसके लिए बाहर से बसों और अधिकारियों कर्मचारियों का भी संयोजन किया है। मुनिया पूर्णिमा मेला 7 जुलाई से यानी कि कल से शुरू हो रहा है। लाखों श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा लगाने आते हैं। मेले के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने गोवर्धन में मुनिया पूर्णिमा मेले के लिए 7 मंडलों की 1500 बसें परिक्रमार्थियों के लिए गोवर्धन दौड़ाने का खाका तैयार किया है। खास बात ये भी है कि अब की बार ये बसें नंबर से संचालित की जाएंगी। इसके लिए 7 ARM सेक्टर के हिसाब से बसों के संचालन पर पूरी निगाह रखेंगे। मुख्य पर्वों पर हमने 750 बसों का नियोजन किया है, जो विभिन्न जगहों से मथुरा में रेलवे स्टेशन से गोवर्धन के बीच में संचालित रहेंगी लगातार। और स्टाफ के 2 स्टाफ लगाए गए हैं ताकि गाड़ियां आवश्यकता अनुसार 24 घंटे लगातार चल सके। इसके अतिरिक्त 8 अधिकारियों को लगाया गया है कि जो बसों के संचरण में कोई जाम ना हो, कोई व्यवधान ना हो और यदि कोई खराबी हो तो उसे तुरंत ठीक करा सकें, ताकि अधिकाधिक बसें के चक्कर लग सकें।
आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में बन रही सुपर स्पेशलिटी विंग का काम तेजी से चल रहा है। 200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस सुपर स्पेशलिटी विंग की अक्टूबर तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि जुलाई के अंत तक विभाग की ओपीडी शुरू हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2019 से ओपीडी के बगल में सुपर स्पेशलिटी विंग का निर्माण कार्य पदस्तूर जारी है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कहलाता है। ये 200 बेड की एक फैसिलिटी डेवलप की जा रही है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के जॉइंट वेंचर ग्रुप में। 60-40 के रेशियो में इसमें केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग है। अभी इसमें कंस्ट्रक्शन जो हमारा चल रहा है उसमें तकरीबन जो कंपनी के अनुसार उनका कहना है 75% के आसपास काम पूरा हो चुका है और ये काम बहुत द्रुत गति से कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। आम लोगों पर जन स्वास्थ्य के प्रति लगातार काम करती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में ताज नगरी आगरा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से एक सुपर स्पेशलिटी वार्ड बनाया गया है, जहां पर आगरा के और आसपास के क्षेत्रों के लोग अपना समुचित लाभ ले पाएंगे। इसमें मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और हम एसएन मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर प्रिंसिपल का भी कहना है कि जुलाई में इसमें ओपीडी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अक्टूबर तक 200 करोड़ की लागत से बन रहा 7 मंजिला इमारत तैयार हो जाएगी। इसके बाद आगरा के लोग अपना आधुनिक तकनीकी से मौजूद तकनीकें इस समय खराब है, सही नहीं है, और जो आधुनिक तकनीकी मिलेगी उससे निश्चित तौर पर आगरा आसपास के क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। कांवड़ यात्रियों को लेकर सीएम धामी ने कहा कि 4 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ में आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हर कांवड़ यात्री उत्तराखंड में एक पौधा लगाकर जाए। सीएम ने अधिकारियों को बड़े निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले को हम गंभीरता से लेते हुए काम करेंगे ताकि हमारी इकोलॉजी में भी सुधार हो। भक्त आएंगे तो चूंकि वो बहुत पुण्य कार्य के लिए आ रहे हैं और 2 सालों के बाद आ रहे हैं, इस बार 2 सालों तक हो नहीं पाया। हम चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी शिव भक्त जो है अपना योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से वो एक पौधारोपण करके किसी रूप में उत्तराखंड के अंदर वो पौधा उन्हीं के नाम से आगे संरक्षित रहेगा। पूरी तरह से उसका संवर्धन करने का काम हमने आज स्टार्टअप के लोगों के ऊपर भी छोड़ा है कि किस प्रकार का ऐप बन सकता है, किस प्रकार की चीज़ बन सकती है। उस दिशा में कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, एक हमारा एक अनुरोध है सबसे। वहीं आगामी कांवड़ मेले को सफल बनाने के लिए हरिद्वार में मीटिंग का दौर जारी है। आज जनपद हरिद्वार के राज्य अतिथि गृह में मीटिंग हुई। आहूत मीटिंग में अन्य राज्यों से भी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि चलें देहरादून से पुलिस कमिश्नर जनपद बिजनौर, जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरियाणा राज्य से भी प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान पुलिस अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे, जिनका हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वागत किया। इस मीटिंग का संचालन जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे की समीक्षा में हुआ। जो पड़ोसी राज्य यूपी मुजफ्फरनगर और बिजनौर, सहारनपुर और हरियाणा के अधिकारी आए थे, वहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, तो उनसे ये कांवड़ यात्रा के संबंध में व्यवस्थाओं के संबंध में अपील की गई कि किस तरह से व्यवस्था किया जाए कि इसको बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके, शांतिपूर्ण से संपन्न हो। वहीं उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही खिलाड़ियों की बेहतर व्यवस्था को लेकर विभाग लगातार काम में लगा हुआ है। तो वहीं खेल विभाग के जारी हो चुके जीओ पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ये बेहद हर्ष का विषय है कि राज्य में खेल छात्रवृत्ति का जीओ जारी हो चुका है। खेल छात्रवृत्ति का जीओ जारी होने से प्रदेश के खिलाड़ियों को अपने खेल को निखारने का मौका मिलेगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 साल तक के उदीयमान खिलाड़ियों को 150 बालक बालिकाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की खेल छात्रवृत्ति मिलेगी। खेल विभाग की आज समीक्षा ली गई है और इस समीक्षा बैठक में
जयपुर में जब मैंने बैठक ली थी तो उसके जो मिनट्स बने थे उसमें आखिरकार कितनी कार्रवाई की गई है उसकी भी समीक्षा की गई है। पहला बिंदु हमारा यही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जितनी घोषणाएं खेल मैदान को लेकर है या खेल के संदर्भित है वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये प्रतीत होता है कि उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और कुछ यदि लंबित हैं खेल मैदान बनने में तो उसमें कहीं ना कहीं ज़मीन के इश्यूज़ हैं, कुछ फॉरेस्ट के इश्यूज़ हैं जिसको लेकर विभाग को निर्देशित कर दिया है। उत्तराखंड में मानसून से पहले स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून दस्तक के साथ ही बीमारियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। तो वहीं अब वायरल बुखार भी तेजी से पांव पसारने लगा है, लेकिन लोग अस्पताल आने में कतरा रहे हैं। लोगों को अभी भी कोरोना का डर सता रहा है। लोगों का मानना है कि बुखार, खांसी, जुकाम कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन दून हॉस्पिटल के सीएमएस केसी पंत का कहना है कि मानसून सीजन में खान पान को लेकर सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। वायरल बुखार कोरोना नहीं हो सकता। उनका कहना है कि मानसून के साथ साथ कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें वायरल बुखार भी एक है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी बीमारी को नजरअंदाज ना करें और अस्पताल आकर उसका समुचित इलाज कराएं। जब ये मौसम बदल रहा है, बरसात का सीजन शुरू हो रहा है, तो हम इसके बारे में सचेत हो जाते हैं और अपनी तैयारियां जो हमें हॉस्पिटल में रहते हुए करनी होती हैं, दवाइयों की व्यवस्था है, इंडोर में बेड की व्यवस्था है, तो वो हम सब जो है इसमें तैयारी करते हैं। और हम इस मौसम के आने से पहले ही कई चीज़ों का अंदाज़ा लगा करके इनकी तैयारी कर रहे हैं। और हम ओपीडी में भी अगर कोई फीवर का केसेस है, उल्टी दस्त का पेशेंट है, तो उसको इन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हमारी होती है, प्रोबेबल डायग्नोसिस जो होती है। डोईवाला विकास खंड के शीला चौकी के पास सिंधवाल गांव के शिबूवाला में जाखन नदी में झील बनने का मामला सामने आया है, जिससे शासन और प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिसके बाद आज तमाम विभाग के अधिकारी शिबूवाला में बनी झील का निरीक्षण करने पहुंचे। झील बनने की वजह झटरना कार्बन मोटर मार्ग बताया जा रहा है, जिसकी कटिंग करके मलबा जाखन नदी में गिराया जा रहा है और नदी में इस मलबे की वजह से बड़ी चट्टान बन गई, जिसकी वजह से नदी का पानी एक जगह इकट्ठा हो गया और झील बन गई है। आपको बता दें कि साल 2019 में डोईवाला के झटारना गांव से टिहरी जिले के कुखई गांव तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 12 किलोमीटर मोटर मार्ग बनाए जाने का काम PMGSY टिहरी की ओर से शुरू किया गया था। हमें यहाँ पर सूचनाएं मिली थी कंट्रोल रूम को हमें सिंचाई विभाग द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पर सूर्यधार से ऊपर के जितना यहाँ पर एक झील बनी हुई है उसका निरीक्षण करना है। तो ये सिंचाई विभाग द्वारा हम लोगों के द्वारा यहाँ पर मदद मांगी गई थी कि अगर कहीं पे किसी तरह के इन लोगों को पहुँचने में कोई दिक्कत होती है तो उनका साथ देके उनको यहाँ तक झील तक पहुँचाना, उनको निरीक्षण करवाना। तो चलिए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।